इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में आपको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर फोकस करना है। मेरे हिसाब से बोर्ड में सिर्फ क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब उस स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेज बनती हैं, कौन कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, किसका मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है और किसका यूजेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी बहुत क्या है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है। अभी उसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कल किसी बात में आपको बताता हूं कि हमने इससे पहले पढ़ा था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है? B डॉट ds इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। इसी को मॉडिफाई करके बाद में मैक्सवेल ने लिखा था क्या? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ क्या चीज, सॉरी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, या एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बताइए क्या होता है? B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। इसको मॉडिफाई करने के बाद बस आपको ये याद रखना है, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC प्लस ID। इसमें IC है सर कन्वेंशनल करंट और ID है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब उस समय की करंट जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो उस समय जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वहां पर करंट को इक्विवेलेंट मान लेते हैं उसके। ये सब मैंने उस समय बताया था जब पढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो इतना बस आपको पता हो ये काफी है। इसके बाद बस आप मोटे मोटे तौर पर मुझे बताना शुरू करेंगे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगर आपने ट्रांसवर्स नेचर का कोई मतलब नहीं, बस इतना बताना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। मतलब ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये समझ में आ रही बात ना, मतलब इनमें क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं सर, ये क्या कहलाता है? ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है ना। ये जो इसका ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। ये क्या कहलाएगा यहाँ पर? क्रेस्ट। और सर ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? ट्रफ होगा, ठीक है ना। A sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है ना। y इक्वल टू A sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, मतलब साइन कर्व या कोसाइन कर्व को ये फॉलो करती हैं, समझिए ना। ट्रांसवर्स नेचर का होना मतलब इनकी अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी जाएगी वो तो कुछ ऐसी होगी, y इक्वल टू A sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ में आ रही बात ना? खत्म। ये ध्यान रख लो बस, ज्यादा नहीं। और दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को भी क्या कहते हैं? वेवलेंथ। खत्म। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना, जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। f बराबर 1/t, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम, ठीक है ना, खत्म। इससे मैं बार बार कह रहा हूं कि वो चीजों पर फोकस करिए जो पेपर में आपके आएंगी। इस चैप्टर में ज्यादा समय दे नहीं रहा हूं इसलिए क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, इसमें आपको खाली बस याद करने वाला है और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार मुझे ये बता दो कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विजिबल रेंज कहां से कहां तक होती है? वेरी गुड, 400 नैनोमीटर से। ये यहां पर ऐसे होती है, वेव की ओर होता है ना 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक इनकी रेंज होती है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 700 नैनोमीटर। इसके बीच में क्या होगा? ब्लू आ जाए, ये सब इंडिगो ब्लू और ये सब ग्रीन, ये सब हो जाएगा, समझ गए ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिज्म से डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट कलर की लाइट का होगा, ठीक है ना। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो ये सब तो आप लोगों को तो हल्का फुल्का आइडिया ही है, ठीक है ना। तो ऊपर से मैंने नीचे की तरफ दिखाया आपकी बार। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि which of the following has greater wavelength than visible range, है ना। which of the following has greater wavelength than visible range, ठीक है ना। किनकी वेवलेंथ विजिबल रेंज की वेवलेंथ से ज्यादा होगी? इसमें से गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव। मैंने पूछा किसकी वेवलेंथ विजिबल रेंज से ज्यादा होगी? वेवलेंथ। तो मैंने बोला गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव। किसकी ज्यादा होगी? माइक्रोवेव की होगी। समझ में आ रही बात ना भाई? ज्यादा वेवलेंथ की बात कर रहा हूं। वेवलेंथ विजिबल के पीछे वाली जो होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है, विजिबल के बाद वाली जो होती है उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात ना। और विजिबल से पहले पहले कौन कौन है? ये जो मैंने नाम बोले हैं, गामा रेज, एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज। यूवी रेज के बाद कौन सा जाएगा? विजिबल रेंज। विजिबल के बाद कौन सा आएगा? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद कौन आएगा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद कौन आएगा? रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद लॉन्ग वेव्स। खत्म, जरूरत नहीं है वैसे उसकी, मैंने शायद रेडियो वेव तक लिखवाया, ठीक है ना, उतना बहुत है, ठीक है। समझ में आ गया? बार बार क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के हिसाब से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब मैं इनको बार बार ये नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, फायदा कुछ हो रहा नहीं। आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
सबकी बताई ना, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी, गामा रेज की वेवलेंथ, प्रोडक्शन भी बताया कैसे होता है, प्रॉपर्टीज भी बताई हैं, यूजेस भी बताए हैं। बस सीधे क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, हल्का फुल्का मोटा मोटा तौर पर। इसने पूछा नेम द, प्लीज कॉन्संट्रेट, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। बताइए वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए हम कौन से, वेरी गुड, यूवी रेज, कोई डाउट तो नहीं। वाटर प्यूरिफिकेशन में हम कौन सी रेज का इस्तेमाल करेंगे, तो सर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, क्लियर। दूसरा पूछा है इन आई सर्जरी, आई सर्जरी में कौन सी वेव का इस्तेमाल करेंगे, यूवी रेज, समझ में आएगा दोनों, क्लियर है। आई सर्जरी के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेज, ये जो मैं बोल रहा हूं ये इन पे फोकस करना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज, देखो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम बताओ जिसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन और आई सर्जरी में। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूवी रेज इस्तेमाल की जाती हैं और आई सर्जरी में भी यूवी रेज इस्तेमाल की जाती हैं। फिर एक क्वेश्चन इसने और पूछा, कि चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन रडार, रडार में कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, कितना, कौन सा रडार में, गिव इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी बतानी है। एक बात देखो, मैंने रडार का यूज तो कहीं लिखवाया, शायद रडार में किसी के यूजेस में रडार आया था, माइक्रोवेव होगा भाई, समझ गए ना, माइक्रोवेव, रडार के इस्तेमाल के लिए माइक्रोवेव। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बताइए, 10 की पावर माइनस, हाँ 10 की पावर 9 टू 10 की पावर 11 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज बता दी थी। वेवलेंथ की रेंज भी निकालोगे तो निकल जाएगी, हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं बस, चैप्टर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन रडार, रडार में कौन सा स्पेक्ट्रम का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, क्लियर हो गया आपको, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, व्हाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड एज हीट वेव्स, infrared rays are readily absorbed by molecules in most of the substances and hence increase their thermal motion। UV rays, infrared rays को मोस्टली सब्सटेंस क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके अपने मॉलिक्यूल की रैंडमनेस को बढ़ा देते हैं। हाँ, और मॉलिक्यूल की रैंडमनेस को बढ़ा देने का मतलब, मॉलिक्यूल की रैंडमनेस के बढ़ जाना मतलब एनर्जी का बढ़ जाना ये होता है, क्लियर है। तो इसलिए इनको क्या भी कहा जाता है, हीट वेव्स भी कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात, बार बार कह रहा हूं, बहुत काम की बात है, ठीक है ना, ओके, इसमें इतना काफी है। नेक्स्ट देखो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ वेरी एज, आपको बस ये बताना है कि जिस वेवलेंथ, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ इस रेंज में आएगी वो कौन सा होगा, 10 की पावर -12 मीटर से 10 की पावर -8 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर टू 10 की पावर -8 मीटर, सही बताना, एक्स रेज होगा यार याद करना पड़ेगा, मालूम करो, कर लोगे, एक्स रेज दिया, एक्स रेज, बात समझ में आ रही ना, मैंने लिखवाया हुआ होगा, 10 की पावर -12 मीटर से 10 की पावर -8 मीटर। इस तरह मुझे भी याद नहीं होगा भाई, मैं ऐसे एग्जैक्टली बता पाऊंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको मीटर में बदल लोगे ना बच्चे, ठीक है। तो 10 की पावर -12 मीटर से 10 की पावर -8 मीटर, उसी क्वेश्चन में, क्योंकि मीटर में पूछा है। अब देखो एक बात सुनो, ये मुश्किल है क्वेश्चन इस तरह, क्योंकि इतना सारा याद करना, उसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप से पूछ लेगा। अब मैं कितनों में से याद करूंगा सर, उसकी ये होती है, इसकी ये होती है, इसकी ये होती है, तो कई कई बार आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। मार्क्स सब बिल्कुल फ्री के हैं, इस वाले चैप्टर के बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, लेकिन मेहनत थोड़ी सी ज्यादा चाहेगा क्या, याद करने में, ठीक है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बताओ 10 की पावर -3 मीटर से लेकर 10 की पावर -1 मीटर तक, 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर -1 मीटर रेंज बताओ, कौन मतलब कौन सी वाली होंगी, माइक्रोवेव, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो अब वो देख देख के बता रहा है, वैसे वो देख देख के बता रहा है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं बता रहे देख कर भी भाई। हाँ, 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर -1 मीटर तक की फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी वेवलेंथ रेंज रखने वाली माइक्रोवेव। अब क्वेश्चन सुनो, एक बार फिर कह रहा हूं, आधे आधे नंबर में यही क्वेश्चन एक नंबर में बना सकता है, कैसे, सुनो भाई सुनो, बोलेगा
आइडेंटिफाई द वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हुज वेवलेंथ लाई फ्रॉम 10 की पावर -3 मीटर टू 10 की पावर -1 मीटर एंड ऑल्सो राइट इट्स वन यूज। सुनो, आइडेंटिफाई द, आदित्य ध्यान दो बच्चे, आइडेंटिफाई द वेव corresponding to electromagnetic spectrum which has wavelength 10 की पावर -3 मीटर टू 10 की पावर -1 मीटर एंड ऑल्सो राइट ऑफ इट्स वन यूज। इसका एक यूज भी लिखिए। तो सर पहले बोलेंगे माइक्रोवेव होती है, इस रेंज में कौन सी वेव आती है? माइक्रोवेव। कहाँ यूज होता है? माइक्रोवेव ओवन में भी इस्तेमाल होता है। बात खत्म, ठीक है ना, समझ गए? बहुत अच्छे। तो माइक्रोवेव ओवन और या फिर इन यूजेस इन रडार सिस्टम, यूज इन रडार सिस्टम, समझ गए? बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक और क्वेश्चन समझो। इसने कहा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन रडार, वो तो बता दिया मैंने आपको। रडार में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स माइक्रोवेव, आई सर्जरी में यूज होने वाली वेव्स यूवी रेज। सब कुछ नहीं है, हो गया काम, है ना? ओके, अब इसने एक और क्वेश्चन कहा, अरेंज द फॉलोइंग, प्लीज कंसंट्रेट, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। Arrange the following electromagnetic radiation in the ascending order of their frequencies। बोलिए कौन कौन सी? एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, रेडियो वेव्स। इनको असेंडिंग फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले रेडियो वेव्स, देखो एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, रेडियो वेव्स, रेडियो, माइक्रो, एक्सरे, गामा, हो जाएगा? ध्यान नहीं लगा रहा, ध्यान दो बच्चे, मैंने क्या पूछा अभी? क्वेश्चन नहीं सुना मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं आपको क्वेश्चन समझ लो कैसे आएंगे क्वेश्चन पेपर में, तुम सुन नहीं रहे हो। मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर पाई जाने वाली इन 4 वेव्स को, 4 EM वेव को, उनके फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन सी हैं? एक्स रेज, माइक्रोवेव, गामा रेज, रेडियो वेव्स। तो सर सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? रेडियो वेव्स की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेडियो वेव्स की। अगर यहीं पूछता कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो फिर रेडियो वेव सबसे बाद में आता। समझ गए ना? तो हाँ, समझ गए ना? तो रेडियो वेव, फिर इसके बाद कौन सी आई? फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपने बोला रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर एक्स रेज और फिर गामा रेज। क्लियर? फिर उसने बोला राइट 2 यूजेस ऑफ एनी 2 ऑफ दीज रेडिएशन। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। राइट एनी 2 यूज ऑफ, ये राइट टू यूजेस ऑफ एनी 2 ऑफ दीज, इन 4 में से किन्हीं 2 के 2 यूज लिखो। तो लिख दोगे, एक्सरे के 2 यूज लिख सकते हो, चाहो तो माइक्रोवेव के 2 यूज लिख सकते हो, रडार सिस्टम में यूज होता है, माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होता है, कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। समझ गए ना? बहुत अच्छे भाई। सुनो अब ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग, सुनो बच्चों सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 5 × 10 की पावर 11 हर्ट्ज, 5 × 10 की पावर 11 हर्ट्ज इज, 4 ऑप्शन है, यूवी रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, एक्स रेज। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 5 × 10 की पावर 11 हर्ट्ज, 5 × 10 की पावर 11 हर्ट्ज इज यूवी रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्स रेज। माइक्रोवेव। यार क्या कर रहे हो यार तुम लोग? 10 की पावर 9 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 13 हर्ट्ज तक होती है उसकी। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी होती है 10 की पावर 9 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 13 हर्ट्ज। ध्यान से जब पढ़ोगे, घर पे जाके इसको रिवाइज करोगे सही से, तो हो जाएगा। समझ गए? कौन सी वाली आएगी? माइक्रोवेव। हो गया? आगे सुनो, है ना? आगे सुनिए ध्यान से। The phenomenon which shows quantum nature of electromagnetic radiation, the phenomenon which shows the quantum nature of electromagnetic radiation, 4 ऑप्शन दे रहा है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट। ऐसा भाई नहीं वैसे तो, ब्रो, लेकिन वो तो कोई भी हो। इसने पूछा क्वांटम नेचर को बताने वाला कौन सा इफेक्ट है। 4 ऑप्शन सुनो, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्वांटम नेचर। यार उसने कहा फिनोमिनन विच शोज क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्वांटम नेचर को बताने वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, उसमें क्या सोच रहे हो, क्लियर है, क्वांटा की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना, क्वांटम। नेक्स्ट प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द फेज डिफरेंस इन ईएम वेव्स, द फेज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज, ध्यान से सुनो क्वेश्चन ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द फेज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज, चार ऑप्शन, 0, पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 4। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस 0, सेम टाइम पे होती हैं, बस एक दूसरे के क्या होती हैं, प्रोपेगेशन, मतलब वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। मान लो अगर इसका वाइब्रेशन ऐसे होगा तो इसका वाइब्रेशन ऐसे होगा, समझ गए ना, अदरवाइज इसको देखकर 90 मत कह देना, फेज डिफरेंस नहीं होता, फेज डिफरेंस 0 होता है। हाँ सेम, हाँ सेम टाइम पे अगर ये मैक्सिमम तो वो भी उसी तरह मैक्सिमम। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार जितने क्वेश्चन अभी तक बताऊं उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू में आने लायक क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं बड़े काम की हैं। ओके एक क्वेश्चन और इसने पूछा बस, है ना, देखिए ध्यान से, इन वैक्यूम द फिजिकल प्रॉपर्टी विच रिमेन सेम द माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ, in vacuum the physical property which remains same, वैक्यूम में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बदलाव नहीं आएगा उसमें, सेम फॉर द माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ 1 mm to UV रेडिएशन ऑफ 16 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन दी सुनिए, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, नन ऑफ दीज। सुनो भाई ध्यान सुनो यार, वैक्यूम में इसमें से कौन सी ईएम वेव्स की कौन से वाले फैक्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, नन ऑफ दीज। सर ऑल द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब स्पीड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज बदल सकती है लेकिन स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रही बात ना, वैक्यूम। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार कह रहा हूं, सभी टाइप की एम वेव्स, बस इतना ध्यान रखना है, सभी टाइप की एम वेव्स जब वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है और उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बदल सकती है, समझ गए ना, अभी बोलो कोई डाउट हो तो, ठीक है ना। अच्छा इसने एक और क्वेश्चन पूछा, इन वैक्यूम द वेवलेंथ, एक नंबर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका, इन वैक्यूम द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10 की पावर 19 हर्ट्ज, एक वेवलेंथ दी है कितनी, 5 × 10 की पावर 19, अरे फ्रीक्वेंसी 5 × 10 की पावर 19 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी रखने वाली ईएम वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, चलो बता दो, सॉल्व करके बता दो भाई, मेरी बात सुनो। हाँ 5 × 10 की पावर 19 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखने वाली वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, जल्दी करो जितनी जल्दी हो सके, बताइए। चार ऑप्शन दिए हैं, 6 × 10 की पावर -12, 3 × 10 की पावर -8, 1.6 × 10 की पावर 11 और 15 × 10 की पावर 17, सॉरी 15 × 10 की पावर 27 मीटर। पहला हो गया, क्या फॉर्मूला लगाओगे, न्यू = c अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर जाएगा c अपॉन न्यू, हो जाएगा ना, कर लोगे, c की वैल्यू कितनी रखोगे, 3 × 10 की पावर 8, आंसर आएगा 6 × 10 की पावर -12 आ जाएगा, हो गया, ओके। सुनो भाई एसर्शन रीजन का क्वेश्चन सुनिए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट भाई, कॉन्सेंट्रेट होता हूं, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सर्ट्स प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सर्ट्स प्रेशर, ईएम वेव्स प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, यस सर ट्रू है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मोमेंटम एंड एनर्जी, ये भी सही है लेकिन बी ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, समझ में आ रही बात ना, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मोमेंटम भी होता है, एनर्जी भी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं, दोनों बात सही हैं, both assertion and reason are true and R is not the correct explanation of A, ठीक है ना। देखो इसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज composed of photon which has momentum and energy, when photon is incident on a surface its momentum changes
विच गिव्स राइज टू रेडिएशन प्रेशर। इसने कहा मोमेंटम चेंजेस विच गिव्स राइज टू रेडिएशन प्रेशर। हाँ, इसने बताया ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी मोमेंटम एंड एनर्जी, बस इतना बताया। ये नहीं कहा कि द प्रेशर एक्सर्टेड, दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम। नहीं समझे? देखो ध्यान सुनो, इसने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी मोमेंटम एनर्जी, बस मोमेंटम और एनर्जी रखती हैं। तो दोनों बातें सही तो हुई, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा उस चीज को, क्योंकि उसके मोमेंटम के चेंज के कारण ही प्रेशर एक्सर्ट होता है, लेकिन मोमेंटम में चेंज वर्ड यूज नहीं किया है। समझ में आ रही बात ना भाई? यही कहीं कहीं हमारा ऐसा सीजन में फंस जाता है कि आपको लगता है सही लग रहा है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन नहीं होता। एक क्वेश्चन और सुनो, ओके? पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ऐसा रीजन का ही है, EM waves does not require any medium to travel। EM waves does not require any medium to travel, हो गया? EM waves cannot travel through any medium। रीजन, EM waves cannot travel through any medium। हाँ, H to R is false। समझ में आ रही बात ना? कर लोगे भाई, ऐसा थोड़ी ना कि किसी भी मीडियम से पास नहीं होती EM waves। समझ रहे हो? पहली बात तो यह किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसा नहीं कि ये मीडियम की रिक्वायरमेंट जरूरी है, लेकिन उसने बोला बाद में कि EM waves, पता नहीं क्या लिखा, हाँ, EM waves कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और बस, है ना? एक्सरे, है ना? एक्सरे, देखो मेरे सामने बच्चों क्वेश्चन आते रहे। अच्छा एक बात बताओ, इतनी इंटेंसिटी इतनी मेरे अंदर है तुम्हें पढ़ाने की, उतनी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए पढ़ने की। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसा लगता है मतलब जैसे मेरे एग्जाम्स है यार, एक और क्वेश्चन तैयार कर लूं, मतलब एक और पढ़ लूं, एक और क्वेश्चन हो जाए अच्छे से, है ना? कैसे भागते हो पढ़ाई से यार। हाँ, मेरा भी कर रहा, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? सुनो, अच्छा सुनो, बस ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? सुनो, ओके सुनो, एक्सरे, बस एक क्वेश्चन लास्ट। एक्सरे ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। X-ray travels with the speed of light। True। X-ray, reason, X-ray is an EM wave। दोनों सही भी हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अगला चैप्टर तैयार कर रहे होंगे, ठीक है ना?